बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी चेन की, वहां पर हमने बात खत्म की। अब हम रेस्पिरेटरी चेन को स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी चेन है क्या? तो बात खत्म हुई थी लास्ट टाइम पे कि हमें जो चीजें मिली हैं ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में भी दो NADH मिले हैं, NADH। ठीक है, उसके अलावा हमें ऑक्सीडेशन से भी दो NADH मिले हैं। क्रेब्स साइकिल से हमें 6 NADH मिले हैं और क्रेब्स साइकिल से ही हमें 2 FADH मिले हैं। तो इस तरह से ये टोटल हमारे पास 10 NADH, 2 ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में, 2 ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के नतीजे में। पायरुवेट 1 से 2 बन रहे हैं, तो चूंकि 2 पायरुवेट थे 1 ग्लूकोज से बने, तो इसलिए हम टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो क्रेब साइकिल में एक क्रेब साइकिल से 3 NADH बन रहे थे, लेकिन चूंकि पायरुवेट 2 बने हैं तो इसलिए हम उसको जो है वो डबल करेंगे, क्रेब साइकिल 2 दफा चलेगा, 6 जो है वो हमारे पास NADH उसमें बनेंगे और 2 FADH बनेंगे, एक क्रेब साइकिल में से एक और दोनों में से 2। अब ये NADH जब दाखिल होंगे रेस्पिरेटरी चेन में, और ये रेस्पिरेटरी चेन कहाँ हो रही है? दैट इज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन पे। और इनर मेम्ब्रेन में भी जो एनफोल्डिंग्स है क्रिस्टी, उस क्रिस्टी में मौजूद ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, F1 पार्टिकल्स की सूरत में, जिनको हम ऑक्सीसोम्स का नाम देते थे, ये वहां पर होनी है रेस्पिरेटरी चेन। क्या होगा जी? NADH will be converted into NAD, ठीक है, NADH will be converted into NAD और प्रोटॉन्स यहां से रिलीज होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कोएंजाइम क्यूनिन को, और इस लेवल पे उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए और इन प्रोटॉन्स की मदद से केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के तहत ATP बनेगी। कोएंजाइम क्यूनिन जो है ये आगे भेजेगा इसको साइटोक्रोम बी को, इलेक्ट्रॉन्स को, साइटोक्रोम बी वो भेजेगा साइटोक्रोम सी को। अब ये सारे प्रोसेस क्या है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ी है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन डिलीशन की। अब उसके बाद क्या होगा जी? यहाँ पर साइटोक्रोम लेवल पे भी एक ATP की फॉर्मेशन है, और ये केमियोस्मोटिक वे से ही है। फिर साइटोक्रोम A तक पहुंचेगा और साइटोक्रोम A इलेक्ट्रॉन्स को लेके साइटोक्रोम A3 को देगा, और ये साइटोक्रोम A3 इन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली ऑक्सीजन को देगा, और ये वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड है। ये मोलेकुलर ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को, और ये जो प्रोटॉन्स NADH से या FADH से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन प्रोटॉन्स को इस्तेमाल करते हुए अल्टीमेटली जो है ये क्या करेगा? पानी जो है वो बना देगा। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ दिस रेस्पिरेटरी चेन। इस लेवल पे भी एक ATP बनेगी। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास NADH है, ठीक है, वो टोटल 3 ATP बनाएगी, और जो आपके पास FADH है, ठीक है, वो 2 ATP बनाएगी। कैसे? यहाँ पर देख लें। ये अगर FADH के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो FADH की चेन यहाँ से शुरू होगी। एक FADH चेंज हुआ, FAD में इलेक्ट्रॉन्स दिए कोएंजाइम क्यूनिन्स को, प्रोटॉन्स निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन चेन में गए। एक ATP यहाँ बनी साइटोक्रोम B और C के दरमियान, और एक बनी साइटोक्रोम A और वाटर मॉलिक्यूल के वक्त जब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचे थे उस वक्त। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी चेन इसका मतलब है यहाँ पर हमें दे रही है एक NADH से 3 ATP और एक FADH से 2 ATP। और ये ATP बन कैसे रहे हैं? बाय द केमियोस्मोसिस। ठीक है, बाय द केमियोस्मोसिस। ये केमियोस्मोसिस से कैसे बन रहे हैं? मैं फर्दर जो है वो समरी टेबल पे जाने की बजाय मैं पहले आपको इसकी फॉर्मेशन जो है वो बता दूं किस तरह से है। ठीक है, किस तरह से है ये आपके पास। मैं अभी इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो आपको इसमें
ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपके पास है जी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जो कि क्रिस्टी की सूरत में, अनफोल्डिंग्स की सूरत में है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन थी। अब अंदर मैट्रिक्स जो है उसमें सारा प्रोसेस हुआ है क्रेब साइकिल का, और क्रेब साइकिल के नतीजे में यहाँ पर जो है जो हमें अंदर मिले हैं वो NADH भी मिले हैं, FADH भी मिले हैं, ये सारी चीजें ठीक हो गया। ग्लाइकोलिसिस से जो आए वो भी NADH अंदर ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से NADH है वो भी यहाँ पर आ गए, सारे NADH। अब यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी चेन में एंटर हुए, और रेस्पिरेटरी चेन में जब एंटर होंगे तो एंटर होके इस दौरान जो वो प्रोटॉन्स टूटेंगे, NADH से प्रोटॉन अलग होगा, FADH से प्रोटॉन, ये प्रोटॉन्स ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, दैट इज द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये उस माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन्स भर जाएंगे। याद करें हमने कुछ ऐसी ही चीज डिस्कस की थी जब हमने थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात की थी कि उसकी ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन भर जाते हैं। यहाँ कहाँ भर रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पे। अब ये इनर मेम्ब्रेन है ना, इस इनर मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम भी मौजूद है। ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम क्या करेगा? ये इन प्रोटॉन पंप को, अब सॉरी, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, ठीक है, ये एटीपी क्या करेगा? ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम ये इन प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और इन प्रोटॉन्स को अंदर किसने भरा था? उसको भरने में, उनको मूव करवाने में रोल था इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का। तो खैर जब प्रोटॉन्स अंदर भर जाते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, तो फिर ये प्रोटॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं, और इन प्रोटॉन्स की एनर्जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज करते हुए, ठीक है, क्या किया जाता है? एडीपी के अंदर फास्फोर्स ऐड करके उसमें जो है वो फास्फोर्स ऐड करते हुए इस एनर्जी को साथ में कैप्चर करते हुए एटीपी बनाई जाती है। तो ये ऐसा ही प्रोसेस हमने उसमें डिस्कस किया था कल थैलाकॉइड में, ठीक है। तो इसका मतलब है एटीपी उसमें भी बन रही है और एटीपी यहाँ भी बन रही है, ठीक है। ये जो है ये एटीपी जो बन रही है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कस की है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के नतीजे में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे जो एटीपी बन रही है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और जो क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में एटीपी बन रही थी, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और जो फोटोसिंथेसिस में एटीपी बन रही थी, दैट वाज द फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है। अच्छा, ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है जी, सर फास्फेट ग्रुप कहाँ से आ गया? ठीक है, आप डाइट में जो चीजें ले रहे हैं उस डाइट में मिनरल्स भी हैं, ठीक है, उस डाइट के अंदर सारी। अब ये एटीपी जब बनती है, एक एटीपी जब बन जाती है, उस एटीपी के अंदर मतलब आप कह लें अमाइनो एसिड्स के अंदर जो नाइट्रोजन है, एटीपी, ये सारी चीजें आपको मेनली तो डाइट से मिल रही हैं। और फिर दूसरा ये जो फास्फोर्स वगैरह है, एडीपी है, इनऑर्गेनिक फास्फेट है, ये रीयूज हो रहे हैं। एक सेल में अगर एटीपी बन रही है तो यहाँ पर सेल में एटीपी खर्च भी हो रही है, और जहां पर सेल में एटीपी खर्च होगी वहां पर एटीपी टूट के एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट बनाएंगे। वो इनऑर्गेनिक फास्फेट और एडीपी दोबारा रीयूज हो जाएंगे एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो ये समझ लें कि जैसे करेंसी है हमारे पास, नोट नए भी बनते हैं, ठीक है, इनटेक भी है, लेकिन उसके बाद वो जो करेंसी आ गई, वो करेंसी बार बार रीयूज हो रही है। तो एटीपी यहाँ पर बार बार रीयूज हो रही है। यहाँ पर अगर एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलके एटीपी बना रहे हैं, तो सेल में बाकी प्रोसेस में जहां पर एटीपी टूट रही है वहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट बन भी रहे हैं, ठीक है, एटीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट बन भी रहे हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे कि एटीपी जब टूटती है, एटीपी के टूटने से एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो एनर्जी सेल में यूटिलाइज। मजीद एडीपी से भी फास्फेट टूटती है
एनर्जी रिलीज होती है, एएमपी इनऑर्गेनिक फास्फेट बनती है, एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है सेल में। दिस एएमपी एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट्स कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। वहां पर अब दोबारा देखें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है जो उनके अंदर फिक्स किया जा रहा है। तो खैर केमियोस्मोसिस का प्रोसेस में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए केमियोस्मोसिस अक्कर एट, तो कहां पर होगा? ऑप्शंस में आपके पास थैलाकॉइड भी हो और ऑप्शन में आपके पास इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया भी हो और बोथ भी हो, तो बोथ आंसर है। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे कि केमियोस्मोसिस इन रेस्पिरेशन, तो फिर डेफिनेटली दैट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो खैर हम ये बात कर रहे थे इसमें विद रेफरेंस टू रेस्पिरेशन। अब हम बात कर लेते हैं उसमें कि किस तरह से हमारे पास ये एनर्जी बन रही है, कितनी बन रही है। अब हम एनर्जी बजट की जानब आ जाते हैं। अब हम एनर्जी बजट की जानब आ जाते हैं। समरी टेबल, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमें 4 एटीपी मिले। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं, टोटल 4 बनते हैं, लेकिन नेट 2 का है क्योंकि 2 वहां पर खर्च भी हो रहे हैं। ठीक है, 2 वहां पर खर्च भी हो रहे हैं, तो साथ में जो है वो 2 NADH बनते हैं, 2 NADH। ठीक है, और 2 NADH से हमें रेस्पिरेटरी चेन के अंदर जब हम जाएंगे तो रेस्पिरेटरी चेन में 2 NADH से 6 ATP मिलेंगी। अब ये 6 ब्रैकेट में लिखी हुई है इसलिए क्योंकि जब पायरुवेट एंटर होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर कुछ एनर्जी का खर्चा भी है और उस खर्चे में जो है वो क्या है, 2 ATP जितनी एनर्जी खर्च भी होती है, इसलिए नेट वहां पर हमें 4 ही मिलेगा। तो खैर ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में आ गई कि ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में आपके पास जो है वो टोटल 10 ATP जितनी जो है वो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स यहाँ बनते हैं, उनमें से 4 के जितना खर्चा हो जाता है और असल हमारे पास खर्च जो सर्वाइवल बचती है वो 6 की बचती है नेट की सूरत में। जो डायरेक्ट बन रही है, जो सबस्ट्रेट लेवल पे बन रही है, ठीक है, वो सबस्ट्रेट लेवल पे वो 2 ही बन रहे हैं नेट। 4 बन रहे हैं, 2 खर्च हो गए, रह 2 ही है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन याद रखिएगा, ये किसी में भी अलग अलग नहीं हो रही, ये असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, रेस्पिरेटरी चेन है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस से जो हमें NADH मिले हैं वो NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ये एटीपी देंगे। पायरुवेट की ऑक्सीडेशन के दौरान सबस्ट्रेट लेवल पे कोई एटीपी नहीं बनती, लेकिन जो NADH बनते हैं वो 2 NADH से रेस्पिरेटरी चेन में हमें 6 एटीपी मिल जाते हैं। और क्रेब्स साइकिल से हमें 2 ATP डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल से मिलते हैं। ठीक है, हर क्रेब साइकिल में से एक एक मिलता है। तो चूंकि वो 2 पायरुवेट्स ऊपर बने थे तो क्रेब साइकिल 2 दफा चलना है, तो 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल की मिलेगी और 6 NADH मिलेंगे जिससे 18 ATP मिलेंगे रेस्पिरेटरी चेन में और 2 FEDH मिलेंगे जिससे 4 ATP मिलेंगे ऑक्सीडेटिव चेन में। तो इस तरह से हमें रेस्पिरेटरी चेन के अंदर जो टोटल मिलने हैं रेस्पिरेटरी चेन में वो 34 ATP रेस्पिरेटरी चेन में मिलने हैं। ठीक है, 6 उस NADH से जो ग्लाइकोलिसिस से आए हैं, 2 NADH, 6 उन NADH से जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से आए हैं, 18 उन NADH से जो बेसिकली क्रेब साइकिल से आए हैं। मतलब ये टोटल हमारे पास ये 30 NADH से मिलने हैं ATP और 4 FADH से मिलने हैं, तो 34 ATP ये हमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से मिलने हैं। ठीक है, और 6 आपको ATP मिलने हैं सबस्ट्रेट लेवल से, 4 ग्लाइकोलिसिस में और 2 क्रेब साइकिल में। अब खर्चे निकाल दें। ठीक है, यहाँ पर भी खर्चा है, यहाँ पर भी खर्चा है, 2 का उधर 2 का उधर, तो असल खर्चा जो है वो 4 का है। तो इसका मतलब है आपके पास जब 40 ATP के मॉलिक्यूल टोटल बने हैं एक ग्लूकोज से, 40, 4 का खर्चा निकल गया, तो आपके पास जो नेट गेन आया वो 36 का आएगा। जो नेट गेन आएगा वो 36 का आएगा। ये हम बात कर रहे हैं अयूकैरियोटिक सेल की। ठीक है,
ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो लेके जाने का खर्चा ही नहीं होगा, लिहाजा इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आपके पास जो टोटल 40 ही एक ग्लूकोज में बनेंगे, लेकिन खर्चा 4 का नहीं होगा, खर्चा 2 का होगा, और वो 2 ग्लाइकोलिसिस वाले। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हमें एक ग्लूकोज से नेट 38 एटीपी मिलेंगे। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल हमें एक ग्लूकोज से नेट, ठीक है, 36 एटीपी मिलेंगे। और अगर हम टोटल की बात करें, टोटल की, तो एक ग्लूकोज से टोटल 40 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। इस नतीजे में ऑक्सीडेटिव जो है वो वे से, या दूसरे लफ्जों में एरोबिक वे से। दैट इज अबाउट दी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनर्जी बजट। अब हम इसका थोड़ा सा कंट्रोल डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंट्रोल किस तरह से हो रही है। ये आपके सामने ये एनर्जी बजट की स्लाइड्स भी हैं, इनको भी आप गौर से देख लीजिएगा, दोनों चीजों से, ठीक है। तो एक तो लेवल ऑफ सिट्रेट इसको कंट्रोल करता है और दूसरा लेवल ऑफ एटीपी कंट्रोल करता है। लेवल ऑफ सिट्रेट एंड लेवल ऑफ एटीपी, ठीक है, ये दो चीजें जो वो कंट्रोल करती हैं। सिट्रिक एसिड सिट्रेट का जो लेवल है वो यहाँ पर, सिट्रेट का जो लेवल है वो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल लेवल पे जो वो कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है, ये एक चीज। और दूसरा असल में जो एटीपी का लेवल है सेल के अंदर, एटीपी का लेवल, ये एटीपी का लेवल ये ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक एंजाइम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। वो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज वो एंजाइम है जो कि 6 फ्रुक्टोज को चेंज करता है 1,6 बाय फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। तो जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को 1,6 फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट में वो जो चेंज करता है एंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, उसकी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है। तो इसका मतलब है सेल के अंदर अगर लेवल ऑफ एटीपी फॉल हो रहा होगा, ठीक है, तो लेवल ऑफ एटीपी फॉल होने से ये अल्टीमेटली जो है वो उसको ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करवा देगा। सिट्रेट का लेवल अगर ज्यादा हो रहा होगा या एटीपी का लेवल भी अगर ज्यादा हो रहा होगा तो ग्लाइकोलिसिस को जो है वो रोक देगा, और उसके नतीजे में रोकने से क्या होगा, अल्टीमेटली वहां पर जो है वो क्या है कि मजीद नहीं हो सकेगी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। दैट इज